जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपने कहा और हमने बनाया। ये आप में से ही एक सुपरस्टार ने मुझे सेंड किया था पीडीएफ में, क्योंकि मेरे पास इस लेसन का नोट्स अवेलेबल नहीं था। तो आपके ही पीडीएफ से हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर है रिसोर्स यूज और सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। चलिए समझते हैं क्या है रिसोर्स और क्या है ये चैप्टर में। जब हम बात करते हैं रिसोर्स की तो एनीथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर यूज। अब वो कोई मटेरियल हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, वो जो आपके काम आए, जिससे आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर लें, उसे कहते हैं क्या? रिसोर्स। तो हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। वाटर पाया जाता है, एयर पाई जाती है, वुड पाया जाता है। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल रिसोर्स भी होता है, मैनमेड रिसोर्स भी होता है। हाँ भाई, आपका घर, आपका फर्नीचर, आपका मोबाइल, ये क्या है? तीनों ये है आर्टिफिशियल या मैनमेड रिसोर्स। हम नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने से इन सबको बनाते हैं। और कोई आपके स्कूल में टीचर, आपके स्कूल का प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर, ये सब कौन लोग हैं? ह्यूमन रिसोर्स। अब समझ गए? आइए समझते हैं रिसोर्सेस क्या होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेस स्पेशली क्या होते हैं। तो वो रिसोर्स जो कि नेचर से ऑब्टेन करते हैं, हम जिसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। आपकी गाड़ी में तेल डल रहा है, पेट्रोल डलवा रहे हैं आप, नेचुरल रिसोर्स है। एयर आप ब्रीद कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स है। पानी पी रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो टाइप में होते हैं। रिन्यूएबल मतलब विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म, एक बार यूज तो खत्म। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल फॉरेस्ट हो सकता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल हो सकता है फॉसिल फ्यूल, मतलब कोल, पेट्रोलियम। बात करते हैं क्यों नेचुरल रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं, क्यों डिप्लीट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है ओवर पॉपुलेशन। दूसरा रीजन हो सकता है हम इसका बेवजह और एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। आम भाषा में बोलेंगे तो ओवर इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइटेशन करना। और क्या रीजन है? रिसोर्सेज नॉन इक्विटेबल है, मतलब किसी के पास तो बहुत रिसोर्सेज है और किसी के पास तो लगभग ना के बराबर है। एग्जाम्पल दूं, किसी के पास घर में 8-10 कमरे हैं, रहने वाला व्यक्ति शायद एक ही या दो ही है प्राणी, और किसी के पास 10 सदस्य घर में रहने के लिए, पर रहने के लिए एक कमरा है। आप समझ गए? नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। और क्या रीजन हो सकता है? डिफॉरेस्टेशन एक अच्छा रीजन हो सकता है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है, जिससे रिसोर्सेज जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। आपको इसमें से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट ही याद करने। भली पॉइंट्स ज्यादा हैं, प्लीज डू नॉट ट्राई टू लर्न ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है? अब जैसे जैसे रिसोर्स डिप्लीट होंगे, क्या इफेक्ट होगा? रिसोर्स डिप्लीट होंगे तो आपका एनवायरमेंट खराब होने लगेगा। इमेजिन करिए, आपकी गाड़ियों से निकला धुआं, इंडस्ट्रियों से निकला पॉल्यूशन, क्या करेगा? एनवायरमेंट को तो खराब करेगा ही करेगा ना। आप देखिए एयर क्वालिटी दिल्ली की कितनी खराब हो गई है। आपके ही आसपास देखिए कितनी सारी गंदगी है। कहां से आ रहा है ये हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? रिसोर्सेस का ओवर यूज कर दिया है। इसका नतीजा है आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में अगर कहीं गंदगी या कहते हैं गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, तो ये भी क्या है? मिसयूज ऑफ रिसोर्स है। और क्या प्रॉब्लम है? रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा अगर आज हम रिसोर्सेस को खत्म कर देंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस, हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की स्लो हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी फिनिश हो जाएगी। अब टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या? आसान भाषा में समझते हैं, द मर्जिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी विद द कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार अगर भारत में आ सकता है और भारत से दुनिया में जा सकता है, तो इसे कहते हैं क्या? ग्लोबलाइजेशन। कह सकते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो कहीं भी किसी भी देश में अगर ऐसा हो सकता है तो यह है ग्लोबलाइजेशन। और आप और मैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। अमेरिका में बनता है आईफोन, वहां का है वो आईफोन, अब भारत में आ गया है, भारत में भी बनना शुरू हो गया है। तो हम ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रह रहे हैं। और इंडिया में है रिलायंस कंपनी,
इंडिया में है टाटा कंपनी, ये अमेरिका में जाकर के प्रोडक्शन कर रही है, अमेरिका में जाकर के अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। हो गया ना ग्लोबलाइजेशन। तो मर्जिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इससे क्या बुराई है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से अब दुनिया एक छोटी प्लेस बन गई है, पर ग्लोबलाइजेशन से कुछ इंपैक्ट भी पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन से हेल्प कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की इकोनॉमीज को मर्ज कर पा रहे हैं, पर ग्लोबलाइजेशन से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड आसान हो गया है। पर ग्लोबलाइजेशन से एक समस्या भी आ रही है। समस्या ये आ रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तेजी से देश में आ रहा है। समस्या ये आ रही है कि वर्ल्ड ओवर जो डेवलप्ड कंट्री वो और डेवलप्ड होती जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, डेवलप्ड कंट्रीज और आगे डेवलप करती जा रही हैं, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से अपने रिसोर्सेज मंगवा ले रही हैं। मतलब कि अब जापान को चाहिए रॉ मटेरियल, जापान को चाहिए मार्केट अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, तो कहां जाएंगे, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे। ये ग्लोबलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं, ये वो कंट्रीज होती हैं जो अभी ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट पे रीच नहीं कर पाई है। मतलब कि यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो है, यहां पे इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, अभी यहां पर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ कम है। ऐसे देश को कहते हैं हम लोग क्या, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्या नाम दिया गया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ज्यादातर थोड़ा पावर वाले, गरीबी वाले, पावर्टी वाली कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज में जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनका एडवांटेज किसको मिल रहा है, डेवलप्ड नेशन को। मैंने बताया अमेरिका को, जापान को, जर्मनी को, इन डेवलप्ड कंट्रियों को अपने रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, सस्ता इनपुट चाहिए, तो ये हमसे मंगवा ले रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हम इनको बेचते हैं और उनसे वहां से महंगे फिनिश प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं। इमेजिन करिए आपके हाथ में आईफोन है, अब एक 1 लाख रुपए का आईफोन है, या इवन उससे महंगे भी आईफोन आ रहे हैं। तो ये महंगे आईफोन किससे बने हैं, कभी सोचा है आपने? हाँ, हमारे और तुम्हारे देश के लेबर्स की मदद से और रिसोर्सेस की मदद से। आपके ही देश से प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज में बन करके वर्ल्ड ओवर बिक रहे हैं। बड़ी कार ले लीजिए, टेस्ला का नाम ले लीजिए, बोइंग एरोप्लेन, नाम सुना है ना, बोइंग एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं। तो इनके मटेरियल्स हम जैसे देशों से जा रहे हैं और बड़े महंगे फिनिश प्रोडक्ट के रूप में पूरी वर्ल्ड ओवर बेच रहे हैं। तो ये एडवांटेज मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज को, किनसे, हम जैसी डेवलपिंग कंट्रीज से। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रोथ क्या है, वो बहुत स्लो है। समझ गए ना, इसका पर नेगेटिव इंपैक्ट समझते हैं। क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा ग्लोबलाइजेशन का? ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट पहला क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हैज वेरीड चैलेंजेस। एक चैलेंज ये है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, बहुत बड़ा गैप है। और क्या समस्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैव बिकम वेरी वोलाटाइल, बहुत अनस्टेबल है। हमारे भारत का जो फाइनेंशियल मार्केट का एग्जांपल है वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये किस पे डिपेंडेंट है, डाउ जोन्स पे डिपेंडेंट है। अब डाउ जोन्स कहां पर है, अमेरिका में है। तो वोलाटाइल मतलब हमारे मार्केट्स, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यूएस। इसका मतलब है अगर यूएस में डाउनफॉल आएगा तो सिर्फ यूएस में नहीं आएगा, पूरे वर्ल्ड ओवर इफेक्ट पड़ेगा। देखा, अनस्टेबल है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरमेंट चैलेंज आ रहा है। अब आप इमेजिन करिए कितना प्रॉब्लम आई है इस बार। हाँ, आप देखिए ठंडी बहुत लेट हो गई है, विंटर्स लेट हो गए हैं। नॉर्मली विंटर्स नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक चलता था, अब देखिए जनवरी एंड होने को आ गई है और अब विंटर्स अपने फुल स्ट्रेंथ में आ चुका है। एकदम गजब की ठंडी पड़ रही है, और वो भी जनवरी में, जनवरी एंड आ रहा है। तो क्या शो करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज। सोचिए पॉल्यूशन का लेवल कितना हाई हो गया है, अरे पॉल्यूशन का लेवल कितना हाई हो गया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबलाइजेशन। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ रही है, वो है डेप्ट ट्रैप। डेप्ट मतलब लोन, ट्रैप मतलब जाल। इसका मतलब क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका कंट्रोल है वर्ल्ड बैंक पर, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक में दूसरा कौन है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड की कंट्रियों को लोन देती हैं।
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इस लोन से, ध्यान से सुनिएगा, इस लोन से गरीब देशों को ट्रैप में फंसा लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं चाइना का, एग्जाम्पल देता हूं अमेरिका का, जापान का। इनके बहुत मेजर रिसोर्सेज, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ फंड लगा हुआ है वर्ल्ड बैंक पे। तो ये वर्ल्ड बैंक क्या करती है, ये वर्ल्ड बैंक लोन देती है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, और उनका लोन अब वो चुका नहीं पाते हैं। अब वो पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए, श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए। ये श्रीलंका, पाकिस्तान ग्रोथ में बहुत पीछे से रह गई हैं। बांग्लादेश भी एग्जांपल में आ सकता है। इनकी डेवलपमेंट क्यों कम रह गई है, क्योंकि इन्होंने लोन लिया है और इस लोन जो वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लिया है उसको चुका नहीं पा रहे हैं। इवन उसका इंटरेस्ट भी उसके लिए एक बर्डन बन चुका है। मतलब इतने पैसे नहीं है कि वो इंटरेस्ट चुका पाए। अब उस इंटरेस्ट को लोन लेने के चुकाने के लिए वो और लोन ले रही है, और वो एक बड़े से जाल में फंस गई है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेब्ट ट्रैप। अब समझ में आ गया होगा। एक ऐसी सिचुएशन वेयर अ न्यू लोन, डेब्ट मतलब लोन, ध्यान दीजिएगा, इज एडेड इन ऑर्डर टू पे एन एग्जिस्टिंग डेब्ट। मतलब पुराना लोन चुकाने के लिए एक नया लोन लो, अब फिर जब ये लोन पूरा होने लगेगा फिर एक नया लोन लो, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या करना, लोन के जाल में फंस जाना। कौन फंसा रहा है, तो मैंने कहा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। समझ गए कैसे फंसा रही है, मैंने बताया डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज को फंड्स की जब भी जरूरत पड़ती है इनसे लेते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिसेशन का भी खतरा आ गया है। रिसेशन मतलब मंदी, एक ऐसा सिचुएशन जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में चली जाती है, मतलब इनकम लो होती है, सप्लाई लो होती है, आउटपुट लो होता है, इंप्लॉयमेंट लो होती है, सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा होता है, जिससे क्या होता है देश में मंदी छाने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्या, ये भी एक बहुत बड़ा, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन आने का। अब आता है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं, मैंने बताया था वो ह्यूमन जो कैपेबल हैं और ह्यूमंस को डेवलप करने के लिए, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब कौन है, अरे ये ह्यूमन रिसोर्स है। समझ गए ना, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने कैपेबल हैं कि ये अपनी नॉलेज को फर्दर डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक रिक्शा वाला, ध्यान से सुनिएगा, एक घर में आने वाली आपकी शांता बाई, हाँ तुम्हारे घर की शांता बाई, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इसका मतलब है जो मैनुअल लेबर कर रहा है, जो बोझा उठा रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। बट मैंने कहा एक प्रोफेसर, एक लॉयर, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स होते हैं एक्चुअली माइंड वर्कर्स। समझ गए ना, माइंड वर्कर्स, क्योंकि ये मेंटल काम करते हैं, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, साइंटिस्ट हो, ये सारे इसका खाते हैं, दिमाग का खाते हैं, है ना। तो ये सारे लोगों को हाई जॉब्स, हाई सैलरी पर कौन बुला लेता है, डेवलप्ड कंट्रीज। आपको पता होगा आपके देश के, इंडिया के टॉप के साइंटिस्ट, टॉप के इंजीनियर्स, टॉप के कह सकते हैं लॉयर्स, सब कहां मूव कर जाते हैं, हाँ आपको पता होना चाहिए, सारे आपके इंडिया के ही टॉप के डॉक्टर्स हैं यूएस में, यूके में, क्यों, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां बहुत हाई सैलरीज में उनको बुला लिया जाता है। यहाँ के साइंटिस्ट वहां जाकर के काम कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए ना, नासा को जो बड़े बड़े रॉकेट्स बन रहे हैं वो इंडियन साइंटिस्ट जाके बना रहे हैं, चला रहे हैं, इंडियंस बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को लीड कर रहे हैं। तो ये माइंड वर्कर्स थे जिनको हाई सैलरी पे बुला लिया गया। मतलब हमारे लोगों को बेटर सर्विसेज देने के लिए उन लोगों ने अपने पास हायर कर लिया। ये आपके देश में नुकसान हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। जो ग्रोथ हमारे देश की होनी चाहिए, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर्स की हमारे देश में रह करके, अब वो जा रहे हैं वहां सर्विस देने, तो वो ग्रोथ वहां मिल रही है, उनके दिमाग का फायदा उनको मिल रहा है। चलिए अब आता है ब्रेन ड्रेन। अगेन ब्रेन ड्रेन मतलब माइग्रेशन ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स टू अ कंट्री दैट सेटिस्फाइज द नीड्स एंड मॉनेटरी वेलफेयर। मतलब जहां पर आपकी नीड्स पूरी हो रही है। मैंने कहा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स क्यों जा रहे हैं, कभी सोचा है, पैसे की लालच में जा रहे हैं, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए जा रहे हैं, अच्छा लाइफ लग्जरी जीने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उनको लगता है कि यहां इंडिया में कुछ नहीं रखा है, वहां बहुत तरक्की हो रही है और वहां मेरी लाइफ में ग्रोथ बहुत है, चले जा रहे हैं वहां पर। तो लोगों की एस्पिरेशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके मॉनेटरी नीड्स सब पूरे हो रहे हैं, इसीलिए इंडिया के अच्छे अच्छे लोग वहां चले जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि लगभग इंडिया में ब्रेन ड्रेन का कॉस्ट कितना आ रहा है, 10 बिलियन पर ईयर। मतलब हम रहे हैं
पर ये सारे लोग कहाँ चले जा रहे हैं, बड़े देशों में चले जा रहे हैं हमारे स्किल्ड लोग। क्या डिसएडवांटेज हो रहा है, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे देश पर, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब स्किल्ड लोगों का लॉस होना, सारे स्किल्ड लोग बाहर चले गए, फॉल इन दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, क्योंकि जिस देश में ये जाएंगे अपने ब्रेन्स के साथ वहां की डेवलपमेंट बढ़ाएंगे। और प्रॉब्लम क्या आएगी, इफ हेल्थ वर्कर लीव, हेल्दी वर्कर लीव, और आपके देश के अगर हेल्दी लोग चले जाएंगे तो आपके पास कौन से बचेंगे, डिसेबल्ड या वीक लोग बचेंगे, एलिमेंट वाले लोग बचेंगे, ये भी एक नुकसान है। समझ में आया। बात करते हैं जॉब मार्केट की। तो अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ओवर वर्कर्स जा सकते हैं काम करने के लिए। अब इंडिया ही उनके लिए नहीं है, मतलब आप पढ़ लिख लीजिए, आप सीए बन जाइए, सीएस बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, आपके लिए पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है, ठीक है ना। तो अब मल्टीनेशनल कंपनी भी भारत में आ रही हैं और वो अच्छी सैलरीज पे, मतलब वो कंपनियां जो फॉरेन में हैं और उसके ब्रांचेस कई सारे देशों में एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मैकडी ले लो, पिज्जा हट ले लो, हाँ बड़े बड़े ब्रांड्स जो आप नाम सुन रहे हैं, सोनी है, फिलिप्स है, सैमसंग है, थॉमसन है, एलजी है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है, ये इंडियंस को हायर कर रही है बहुत हाई सैलरीज दे करके अपने लिए काम करने के लिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और नेचुरल रिसोर्सेज, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके रिसोर्सेस बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। जो नेचुरल रिसोर्स हमारा था, जिसका यूज हम करते हैं अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, उसका यूज अब कौन कर रहे हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं। तो क्या इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट ये हो रहा है अ रेस टू दी बॉटम। क्या कीवर्ड है, इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसके लिए, रेस टू दी बॉटम, मतलब कंट्रीज लोअर द एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन लॉज अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। जिस देश में क्या हो, फॉरेन लॉज, एनवायरमेंटल लॉज कम है, कानून की व्यवस्था कम है, वहां पर फॉरेन लोग पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो मनमानी मर्जी से अपने रिसोर्सेज उठा करके अपने देश ले जा रहे हैं। देखिए टेस्ला बेवकूफ नहीं है, आईफोन बेवकूफ नहीं है कि वो इंडिया में प्लांट लगा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पागल नहीं है, अमेरिका में प्लांट लगा सकता था, तो इंडिया में क्यों आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट अपना प्लांट लगाने, टेस्ला या आईफोन इंडिया में क्यों बना रहे हैं, अपना प्लांट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में सस्ता मैन पावर उपलब्ध है, इंडिया में सस्ता रॉ मटेरियल उपलब्ध है जो उनको बनाने के लिए चाहिए। समझ गए, तो वो हमारे फायदे, अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, और वो ऐसे ही देश को खोजते हैं जहां पर क्या हो, इसीलिए इंडिया को खोज रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी उन लोगों का, बनाएंगे भी और इंडिया से बाहर बेचेंगे भी, इसीलिए वो इंडिया आ रहे हैं। बेवकूफ नहीं है इंडिया चाइना जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, दे आर स्मार्टर देन अस। समझ में आया। अब आते हैं एयर की बात करते हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड ओवर ट्रेड बढ़ रहा है, ग्लोबल ट्रैफिक, ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, है ना, ये सब बढ़ रहा है, किसका, एयर पॉल्यूटेंट तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली वो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं, स्पेशली द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कीवर्ड याद कर लीजिए, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कंट्रीज अबव द इक्वेटर, आपको ध्यान होना चाहिए, ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अबव द इक्वेटर है। अब आप अमेरिका का नाम ले लीजिए, अब आप यूके का नाम ले लीजिए, आप यूरोप की कंट्रीज का नाम ले लीजिए, ये सब कहां पर है, अबव द इक्वेटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड हैं, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए वहां कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप जानते हैं हाईली पॉइजनस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस हो रही है। अब तो चाइना भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और चाइना भी यस इज डेवलपिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड। फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर तेजी से कम होता जा रहा है। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड के लंग्स ब्राजीलियन के अमेजोन जंगल को कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तेजी से वो जंगल कट रहे हैं, क्योंकि ब्राजील तरक्की पाने के लिए क्या कर रहा है, यस जंगलों को कटने दे रहा है। अब दुनिया के जो लंग्स है, जहां पे सारी दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रीज पाए जाते थे एवरग्रीन, वो कट रहे हैं। समझ गए ना, बहुत तेजी से वहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लकड़ियां कट रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब एक टर्म आता है, वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स। सर ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स एक मेजरमेंट है। क्या मेजर करता है, मेजर करता है सच एज ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको मेजर करता है। सर ये क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज बाय अ कंपनी। जैसे एग्जांपल के रूप में बताता हूं
कि एक फॉरेन की कंपनी है, भारत में आती है, इंडिया में आती है, यहां पर आकर के लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन खरीद लेती है। तो इन्वेस्टमेंट इन असेट्स खरीदना, क्या खरीदती है यहां पर आकर के, ये असेट्स खरीदते हैं। जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज करती है, मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को खरीदना। यहां पे क्या मिलेगा उनको, यहां से सीधे अधिकार मिल जाएगा असेट्स का, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट खरीद लेगी, कंपनी खरीद लेगी। यहां पर कंपनी नहीं खरीदेगी, सिर्फ उसके शेयर्स खरीदेगी। समझ गए ना? तो ये है ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स, जो कि हेल्प करता है जानने में। एक KOF, क्या वर्ड है, KOF इंडेक्स, ये क्या बताता है, ये बताता है थ्री डायमेंशनल वैल्यू। इकोनॉमिक इंडेक्स भी इसी के अंदर आता है, सोशल इंडेक्स भी आता है, पॉलिटिकल इंडेक्स। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों इंडेक्स बताता है KOF इंडेक्स। ठीक है, अब आते हैं एनजीओज। तो हमारे देश में, इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट तो आपने बहुत जान लिया, पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन गवर्नमेंट है। इसका मतलब है कोई एक व्यक्ति है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के अंडर के तो काम नहीं कर रही है, पर लोगों के वेलबींग के लिए काम करती है। इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होती है। ऐसे लोगों को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहते हैं एनजीओ। ठीक है ना? हमारे देश में एनजीओ को बहुत सारे लोग मदद करते हैं, हाँ, फंड से मदद करते हैं। कुछ नाम देख सकते हैं एनजीओ का, फ्रेंड ऑफ द अर्थ, देखिए एग्जांपल देखिए, ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पेटा, ये सब कुछ एग्जांपल हैं। आपको देखना है अब इसमें से हमारे इंडिया का कुछ एनजीओ फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन पे इंपैक्ट पड़ा कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें मदद करती हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, या ग्रीन पीस, ये देखिए सिंबल है WWF का, हाँ WWF वाला नहीं, WWF, ठीक है ना, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं। दूसरा और कौन है, देखिए ग्रीन पीस है, मैंने नाम दिया इसका ग्रीन पीस। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, प्लैनेट अ ट्री फाउंडेशन, देखा टुडे, ये सब एग्जांपल्स हैं एनजीओ के। कैसे एनजीओ हैं ये, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर काम करते हैं। क्या करना चाहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रीज को रोकना चाहते हैं, प्लैनेट्स को, हमारे प्लैनेट को बचाना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। ये क्या होता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जो आज लोगों की जरूरत पूरा कर रहा है और आने वाली जनरेशन की नीड्स भी पूरा करे, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बायोडाइवर्सिटी को क्योर करना चाहता है, और क्या करता है, प्रमोशन या रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन को कम करने में मदद करना चाहता है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज। देखा, ये सारे काम कैसे नाम समझ में आ रहे हैं, जिससे एनवायरमेंट को बचाया जा सके। ठीक है, आइए अब बात करते हैं WWF की। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसको बनाया गया था 1969, ईयर याद कर लीजिए, MCQ में पूछा जा सकता है। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ईयर 1969, 29 अप्रैल। क्या एम है इसका, मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारे इस प्लैनेट का, अर्थ का नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब होने से रोकना, हमारी प्रकृति, हमारा जो नेचर है जो बर्बाद हो रहा है उसको रोकना, और बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस लिव इन हार्मनी, हम और हमारा एनवायरनमेंट हार्मनी में रह सके। वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को बचाना, हेल्प करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूसेज को बढ़ाना, वेस्टफुल कंजम्पशन को रोकना, पॉल्यूशन को रोकना। समझ गया ना? तो बहुत बहुत ही कहें एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है WWF। बात करते हैं कुछ ऐसी भी एनजीओज हैं जो वुमेन्स राइट्स के लिए मदद करती हैं, चाहती हैं कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट विद द मेन मिल जाए। ये क्या करती हैं एनजीओ जो वुमेन के लिए राइट के लिए फाइट करती हैं, वो इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन्स, अगर औरतों पे हो रहा है कहीं अत्याचार, मारा पीटा जा रहा है, उनकी मदद के लिए ये संस्थाएं आती हैं, औरतों को एजुकेट करती है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताती है कि कैसे उनके अधिकार उनको दिए जा सकते हैं, वो हेल्प करती है और औरतों को ट्रेन करती है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सके, और अगर उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ वो लड़ाई भी लड़ती हैं। अब कुछ एनजीओ जो कि वुमेन्स के लिए फाइट करती हैं, उनका नाम है वुमेन फॉर वुमेन्स राइट, वुमेन्स ह्यूमन राइट। देखा, नाम बड़ा अच्छा है ना, WWHR। क्या करती है, एक ये वुमेन की संस्था है जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है,
चाहती है जो एक इंसान का हक है, वो औरत का भी हक है, वह उसे दिलाना, ऐसा वो चाहती है। ठीक है ना। 1993 में इसको बनाया गया था। और कौन सी है? YWCA, वैसे YMCA भी नाम सुना होगा, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यह है यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है ना। कितने हैं ये? 65 लोकल एसोसिएशंस हैं जो क्या करती हैं? वुमेन्स राइट को एडवोकेट करती हैं, हेल्प करती हैं वुमेन इश्यूज को लाने में, वुमेन्स प्रॉब्लम्स को डील करने में। कहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है? दिल्ली में बेस्ड है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? चेतना। देखिए चेतना का फुल फॉर्म, चेतना, सी, सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशनल अवेयरमेंट, अर्थात वुमेन्स की और चिल्ड्रंस की दोनों के लिए मदद करती है। उन वुमेन्स और चिल्ड्रन को मदद करती है जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, अर्थात पुअर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मार्जिनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करते हैं। क्या करते हैं? उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, लाइफ में। इनका मेन मकसद है उनकी लाइफ को बेटर बनाना, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको इंफॉर्मेशन दे करके, उनको लाइफ में जॉब वाला स्किल दे करके, ताकि वो किसी के आगे मोहताज न रहे, भीख न मांगना पड़े, मोहताज के जीवन नहीं जीना पड़े। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? मिलाती। अरे बड़ा अजीब नाम है, मिलाती। मिलाती क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर है। नाम से पता चल रहा है मिलाती। ये क्या करती है? इट्स अ ड्रीम, इट हैज अ ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग यूथोपियन वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जो कल्पना में है, उसे कहते हैं यूथोपियन, समथिंग विच इज ओनली इन इमेजिनेशन। कैसी इमेजिनेशन है? वेयर एवरी चाइल्ड हैज एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू एंड फुलफिल देयर होप्स, विशेस एंड एस्पिरेशन। जहां बच्चा जो चाहता है, जो उसकी मन है, उससे मिल जाए। अब तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसे घर में रहूं जो चॉकलेट का घर है, मेरी दुनिया ऐसी हो जहां सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट हो, मेरा स्कूल चॉकलेट का हो, मेरी किताबें चॉकलेट की हो, मेरा मोबाइल चॉकलेट का हो, जब मन करा बैठे खाएं, है ना। आइसक्रीम हो, चॉकलेट्स हो, क्रीम्स हो, बिस्कुट्स हो, है ना, कुकीज हो चारों तरफ। क्या कहते हो? ये तुम्हारी ड्रीम है? देखो मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ कैसी चीज है? ये एक यूटोपियन वर्ल्ड की सोचती है। आखिर रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है, बता दे रहे हैं, पर ये मिलाती यही चाहती है। इसका यही ड्रीम है कि बच्चों को जो उनकी लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस है, वो सब पूरी कर दी जाए। मैंने कहा था ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मिलाती एक तरह का कैटलिस्ट की तरह काम करती है। जितने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, या वो बच्चे जिनके पास रहने को घर नहीं है, छत नहीं है, उनको वो मदद करती है, उनको वो टाइम, मनी और असिस्टेंस देती है। बच्चों की जो प्रॉब्लम है, स्पेशली पॉवर्टी की, इलनेस की, नेग्लेक्ट की, इन सब में वो क्या करती है? उनको मदद करती है। एनजीओ बड़े कमाल के हैं हमारे इंडिया के, एनजीओ फॉर चाइल्ड वेलफेयर। अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब आते हैं क्राई। ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है। फुल फॉर्म देखिए, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। तो ये संस्था जो कि क्राई नाम की संस्था है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। इसका काम है सिचुएशन फॉर डिप्राइव्ड इंडियन चाइल्ड। एक बच्चा जिसे उसके अधिकार नहीं मिले हैं, जैसे उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला है, उसको कपड़े नहीं मिले हैं तन पर, उसको खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, एक अच्छा घर नहीं है उसके पास रहने के लिए, तो उस डिप्राइव्ड बच्चे को क्या करते हैं? ये सब मदद करते हैं, ये मोटिवेट करते हैं उन बच्चों को, हेल्प करते हैं उन बच्चों को उनके फुल पोटेंशियल्स तक ले जाने के लिए। मतलब बच्चे में जो छुपी टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, प्रतिभा है, उसको ले जाने मदद करते हैं। एक और संस्था है, नाम है हेल्पेज। जरा देखिए तो हेल्पेज, आप इस एम्बलम को देखिए। हेल्पेज सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, ये एल्डर पर्संस के लिए है, एल्डरली पर्संस के लिए है, जो चाहे शहर में रहते हो चाहे गांव में रहते हो, उनको ये सपोर्ट करता है। कैसे मदद करता है? उनको फाइनेंशियल, हेल्थ की प्रॉब्लम और इवन इमोशनल सिक्योरिटी दिलाता है। मतलब इनका अकेलापन दूर करता है, इनके लिए ओल्ड एज होम्स बनाता है, इनके लिए फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम्स चलाता है, फाइनेंशियली मदद करता है। ठीक है ना। इनके पास एल्डर हेल्पलाइंस है, फिजियो केयर है, बहुत सारे तरीकों से ये एल्डरली पीपल, मतलब बुजुर्ग लोगों की मदद करता है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हाँ, आपने कहा और हमने बनाया, ये आपके द्वारा भेजे गए पीडीएफ से बनाया गया चैप्टर था। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।